जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में टॉप 50 वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर अनुच्छेद क्या होगा? 32। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 2 है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा था। तो जो BR अम्बेडकर थे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, अगर नेक्स्ट सवाल संख्या 3 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों? तो इसका सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आप बताइएगा। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है साथियों? तो आप बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संख्या 4 आपके सामने रहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। यानी जो मौलिक कर्तव्य है 51A, उसको जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 5 है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है। यानी जो राज्यसभा होती है उसके सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। यानी निर्वाचन पूछ रहा है तो किस पद्धति के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 6 आपके सामने है कि जो धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है। यानी जो विधेयक धन विधेयक है वो कौन निर्णय लेता है? तो लेता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वही निर्णय लेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 7 आपके सामने है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपका सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति की एक शक्ति है जो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों सदनों के लिए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी।
नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल संख्या 8 है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो यानी जो राज्यपाल जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको कितने अनुच्छेद में मिला है। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला है और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को ये शक्ति मिली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 9 है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यानी जो वित्त आयोग का गठन है भारत में वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल संख्या 10 आपके सामने है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यानी जो भारत में कैग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल संख्या 11 है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। यानी जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णन किसका किया गया है। तो आप बताइएगा, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। ठीक है, संघ सूची में केंद्र की सरकार अपने विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार अपना विषय पर कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों यानी केंद्र भी और राज्य भी बना सकती है अपना अपना कानून। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य किसका होगा, अगर विवाद हो जाए किसी बात पर तो केंद्र का मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 12 है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में मुख्यतः किससे संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दल विरोधी कानून। यानी जो दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल संख्या 13 है। सवाल संख्या 13 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं। यानी जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास होती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संसद के पास होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 14 है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 352 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 15 है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है, जिसे राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं अनुच्छेद 356 को। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल संख्या 16 है आपके सामने। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप इसका सही उत्तर बताइएगा, अनुच्छेद कितना होगा, 360। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होती है, स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन 356 में होती है और वित्तीय आपात 360 में। नेक्स्ट सवाल संख्या 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े गए थे।
यानी जो प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया हुआ था वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो इसका सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो बोलिएगा ठीक है जी भैया। यहाँ तक हमको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी और वीडियो को भी जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 18 है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी श्रेणियों में थी? यानी जो मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में कितने थे? तो 7 थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 19 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? यानी जो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था वो किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसे हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो आप बताइएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। VVI सवाल है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट सवाल संख्या 20 है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, फिर उसे क्या बनाया गया था? कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 21 है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में किसने लागू किया था? जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 22 है। आपका सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 23 है। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ था? जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर विलियम बेंटिक होगा। ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिक के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 24 है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये किसकी पुस्तक है? ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी अंग्रेज भारत से पैसे लूट कर लेकर जाते थे इस तरह से इसमें उसका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या है। अगला सवाल संख्या 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो जो इनका मुख्य कारण क्या था दोस्तों सूरत विभाजन का? यानी जो नरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं के बीच क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। ठीक है दोस्तों, सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? तो 2 भागों में बट गया था। यानी सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो आप बताइएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है,
बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1900 बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, और सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। इसी समय नरमपंथी और गरमपंथी दोनों दो भागों में बट गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 26। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से संबंधित था? तो जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था किस स्थान से संबंधित था? तो बोलिएगा आप, बिहार के चंपारण से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 27 है। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस प्रथा के विरोध में था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी जो बिहार के 3 कठिया प्रथा थी उसके विरोध के लिए ये गांधी जी चंपारण में आए थे, यहाँ सत्याग्रह के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल संख्या 28 है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो लॉर्ड रिपन के क्या कार्यकाल में हुआ था? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल संख्या 29 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में किस व्यवस्था को लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? 31 आपके सामने रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो 1935 का अधिनियम था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है यानी जो भारत में जो राज्य हैं उनको भी स्थानीय सरकार या कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 32 है। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है? तो कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में मानसून क्या होती है? शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिम मानसून से शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 33 है। पश्चिमी घाटी की पवनाभिमुख ढाल पर सर्वाधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि इसका प्रमुख कारण क्या है? पर्वतीय वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल संख्या 34 है। यानी काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की शैलों से होता है? यानी किस प्रकार की मिट्टियों से होता है? यानी काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? तो बेसाल्ट चट्टाने से टूट कर क्या होती है? बनती है, वो काली मिट्टी बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 35 है। भारत में दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो जो दक्कन ट्रैप होता है उसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्टिक आग्नेय चट्टाने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 36 है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सामान्यतः किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? यानी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है किस प्रकार की घाटियों से होकर गुजरती है? यानी भ्रंश घाटियों से क्या होती है? ये होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 37 है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला
प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाटी होगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल संख्या 38 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो आप बताइएगा। इसका सही उत्तर ग्राना थाइलाकोइड झिल्ली में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश के जो कार्य होते हैं कोशिका के किस भाग में कार्य करते हैं? तो ग्राना थाइलाकोइड झिल्ली में ये अपना अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट सवाल संख्या 39 है, ग्लूकोज के अपघटन की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो ग्लूकोज होता है उसके अपघटन से पहले प्रारंभिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल संख्या 40 है। 40, मानव शरीर में क्या हो गया? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यकृत होगा। ठीक है, यानी मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 41 है, रक्त में ऑक्सीजन की अधिकांश भाग किसके साथ जुड़कर परिवहन करते हैं? यानी जो रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किसके साथ जुड़कर परिवहन करते हैं? तो यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो हृदय में जाकर वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में परिवहन करता है, सभी कोशिकाओं को भोजन दिलाता है, ऑक्सीजन दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 42 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? यानी डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, यानी वाटसन एवं क्रिक इनका नाम है, दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो डीएनए के द्विकुंडली संरचना मॉडल दिया था दोनों ने मिलकर, जिनका नाम वाटसन और क्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 43 को देखते हैं, यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 44 है, किसी चालक का प्रतिरोध है किन प्रमुख कारणों पर निर्भर करता है? तो उनकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रतिरोधकता और तापमान पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये 10th एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जनरल कंपटीशन के लिए, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। ठीक है, यानी किसी भी चालकता की प्रतिरोध बढ़ाना हो या कम करना हो, इन चारों पर डिपेंड जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या 45 है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? यानी जो मुद्रास्फीति होती है उसका सामान्य अर्थ क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं को सामान्य मूल्य से स्तर, यानी कि जो मुद्रास्फीति का होता है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, यानी जो उनका मूल्य होता है, प्राइस होता है वस्तु का, और जो उनका सेवा का होता है, दोनों को लगातार वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल संख्या 46 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है? यानी जो भारत की राष्ट्रीय आय की आधिकारिक मान कौन सी संस्था जारी करती है?
तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय, ठीक है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है वही भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करती है वर्तमान में भी, ठीक है। यही जनगणना भी करती है संस्था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में सामान्य कौन से प्रमुख लेन देन शामिल होते हैं? तो वस्तुओं, सेवाओं और अंतरण से संबंधित लेन देन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 48 है, राजकोषीय घाटा सामान्यतः किस अंतर को दर्शाता है? जो राजकोषीय घाटा होता है किस अंतर को दर्शाता है? तो कुल सरकारी व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर उसके बीच के अंतर होता है जो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल संख्या 49 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल संख्या 50 है, रामसर कन्वेंशन मुख्यतः किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो रामसर कन्जर्वेशन है ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि विश्व रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइएगा 2 फरवरी को, ठीक है। और रामसर कहाँ है इसका उत्तर आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। विश्व रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। और ये रामसर स्थल कहाँ से, इसके बारे में आप जितना भी जानकारी आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा है एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।